हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन सही अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स ऑफ 2021। तो अपने करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 96 का सेशन। आई विश ऑल अ वेरी गुड लक। फर्स्ट क्वेश्चन इज काजीरंगा नेशनल पार्क इज, आपको बताना है कहाँ है ये। त्रिपुरा, असम, मेघालय, मणिपुर एंड योर आंसर विल बी असम। बेसिकली पहला नेशनल पार्क बना है इंडिया का जहाँ पे आपका ये सैटेलाइट फोन के थ्रू इक्विप्ड हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ का पार्ट हो जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में से एक आता है। और देखते हैं इसके बारे में। असम में आपके इसके अलावा और कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पार्क्स नेशनल पार्क्स हैं, तो यहाँ से देखते हुए चलते हैं। मानस, ये रहा आपका मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दैन वी हैव औरंग नेशनल पार्क, दैन वी आर हैविंग लाखोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैन हियर इज काजीरंगा नेशनल पार्क। याद रखिए ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर बह रही है, इससे नीचे को हमें काजीरंगा नेशनल पार्क दिख रहा है। ठीक, फिर यहाँ पे आपका होलुंग पर गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यहाँ पे दिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। असम में आपका ये लोकेट है, ब्रह्मपुत्र वैली फ्लड प्लेन में आपका ये आता है। नेशनल पार्क 1974 में डिक्लेयर हुआ था, टाइगर रिजर्व 2007 में डिक्लेयर हुआ था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में डिक्लेयर हुआ था, और ये इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर हो रखा है बर्ड वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल के थ्रू। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्यों इसको सब डिक्लेयर करें? क्योंकि यहाँ पे दुनिया के मोस्ट ऑफ दी वन हॉर्न राइनोज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक वाटर बफेलोज बहुत बड़े नंबर पे देखने को मिलते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको जो तीसरे नंबर पे इंडिया के सबसे ज़्यादा टाइगर देखने को मिलते हैं। 40 आउट ऑफ 49 जो प्राइमेट की स्पीशीज़ है वो आपको ये काजीरंगा में देखने को मिलती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स विच एम्पावर ऑर्डिनरी सिटीजन टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट एंड इट्स वर्किंग। दूसरा है ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एजेंसीज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ दिस एक्ट। आपको करेक्ट बताना है ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन, एंड योर आंसर विल बी बोथ, दोनों सही है। तो द हिंदू में आपने आर्टिकल देखा होगा, सेव द आरटीआई एप्लीकेंट थ्रेटन बाय द NSCIM। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किसने किसको थ्रेटन किया, इंपॉर्टेंट ये कि आरटीआई क्या है। सो पहला ये कह रहा है कि 2005 का एक्ट है, बिल्कुल ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सिटीजन को एम्पावर कर रहा है कि गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सके। यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एजेंसी ओन कंट्रोल ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन विच आर सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ दिस एक्ट। ये वही लिखा है जो हमने पढ़ा था। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आपको ये भी मैंडेट किया जाता है कि टाइमली रिस्पांस कैसे भी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका रिस्पांस है, पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइमली रिस्पॉन्ड करना है सिटीजन की रिक्वेस्ट को। किस रिक्वेस्ट को? कि उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर वो टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे पेनल्टीज़ का भी प्रोविजन है। किस तरीके की इन्फॉर्मेशन एक सिटीजन मांग सकता है? ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कैबिनेट डिस्कशन, इनसे रिलेटेड ना हो। इसके अलावा वो कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि गवर्नमेंट अथॉरिटी से मांग सकता है, उनकी वर्किंग पूछ सकता है एंड सो ऑन। बट इन टॉपिक्स के को छोड़ के ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि लाइक इनमें कुछ प्रोविजंस हैं। सो एक बार ऐसे लर्न नहीं करने कि 4(1)B में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है। बस हमें पता होना चाहिए कि आरटीआई में ये बातें करी गई हैं। इन्होंने पब्लिक अथॉरिटीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है कि पब्लिक अथॉरिटीज़ क्या होती हैं, गवर्नमेंट को बताया कि वो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करें, प्रोसीजर बता रखा है, टाइम फ्रेम बता रखा है, मिनिमम एग्जम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर बता रखा है। ठीक, और क्या बता रखा है? 2 टियर मैकेनिज्म ऑफ अपील बता रखा है। लोअर कोर्ट्स आर बार फ्रॉम एंटरटेनिंग सूट्स और एप्लीकेशन। लोअर कोर्ट्स को बार किया गया है बस, लेकिन आपके जो आर्टिकल 32 और 226 के अंडर जो आपका रिट जुरिस्डिक्शन है उसको इसमें नहीं छेड़ा गया है। रिसेंट अमेंडमेंट्स आपका 2013 में बिल आया था, सो ये इंपॉर्टेंट नहीं आता, आप इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये प्रपोज लिखा है ना। तो आप इसको एक बार सर्च करके अगर इसमें आपके कुछ अलग चेंज होता है तो आप उसको कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए इस तरीके की चीज़ें हैं, बट अगर ये आपकी क्लियर हो चुकी हैं तो आप इसको देख सकते हैं। Which among of the following is correct? State Employment Guarantee Council is responsible to advise the state government for the implementation of MGNREGA scheme. MGNREGA scheme aimed to enhance the livelihood security in rural area by providing at least 100 days of wage employment in financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. पहला ये कह रहा है कि स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल भी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे एडवाइस करने के लिए गवर्नमेंट को
दूसरा MG नरेगा जो है ये क्या एम कर रहा है कि ये एटलीस्ट 100 डेज़ का वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे एक फाइनेंशियल ईयर में, किसे, हर हाउस होल्ड को, ठीक है, जिसका अडल्ट मेंबर वॉलंटरीली चाहता है कि वो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करे। आंसर होगा नन, गलत पूछा था ना क्योंकि, सो दोनों ठीक है। द हिंदू में ये आर्टिकल था। इस आर्टिकल में बेसिकली ये बोला गया था कि जिस तरीके से हमने रूरल जॉब सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इस तरीके की स्कीम लाए हैं, इस तरीके से हमें अर्बन जॉब सिक्योरिटी को करने के लिए भी इस तरीके की स्कीम्स को लाना चाहिए। फिर इन्होंने यहाँ पे डेटा दिए हैं कि ग्लोबल GDP shrunk by 3.3%, contraction in US, Brazil, Japan, Canada, Euro areas budget the range from 3.5 to 7%. India's GDP plummeted by 8%. China on the contrary posted a growth of 2.3%. So जहाँ पे हर कंट्री आपकी कॉन्ट्रैक्ट करी चाइना की, यहाँ पे आपकी क्या करी, ग्रोथ देखने को हमें मिल रहा है। रिपोर्ट स्टेटेड दैट 95 मिलियन पीपल हैव फॉलन इनटू द रैंक ऑफ एक्सट्रीम पुअर कैटेगरी। सो ये पैंडेमिक के टाइम पीरियड की बात है और ये जो रिपोर्ट है आपकी, ये है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड निकालता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना एक्सपीरियंस इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इस देखिए इस आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल से आपकी दो तीन चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एक, पहला आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, इसको कौन निकालता है, IMF निकालता है। ये तो हो गया प्रीलिम्स का। दूसरा अब इसने क्या बताया, एक और चीज़ की दुनिया अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो कि 2021 की है, सो पैंडेमिक के टाइम पे एक्सेप्ट चाइना मोस्टली जो दुनिया की GDP है वो कॉन्ट्रैक्ट करी है। अब ये जो बातें हैं ये हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। फिर क्या हो जाता है, हिमाचल प्रदेश लॉन्ग मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना, तो इस तरीके की योजनाएं हैं, ओके। ये हमने पढ़ लिया नरेगा स्कीम क्या है, MG नरेगा स्कीम क्या है, ये इसको हम दोबारा से नहीं पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि हम एक बार लाइन से इसको देख सकते हैं। आपका ये लॉन्च हुई थी 2 फरवरी 2006 को एक एक्ट के थ्रू, जिसे 23 अगस्त 2005 को आपका किया गया था। देखिए हम इसको MG नरेगा बोलते हैं, पर नरेगा जो है ये आपका एक्ट के लिए बोलते हैं और जो स्कीम है वो MG नरेगा से है। तो ये थोड़ा हम इसको इंटरचेंज यूज़ करते हैं, बट ऐसा होगा। बाकी आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके, हमने पहले भी डिस्कस किया है। सेलिएंट फीचर्स ये हैं कि यहाँ पे ग्राम सभा को फ्री किया गया कि वो एक्सेप्ट करता है और रिजेक्ट कर सकता है रिकमेंडेशन किसकी, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट पंचायत की। तो ग्राम पंचायत को और ग्राम सभा को बहुत पावर दी गई है। अब हम आगे देख सकते हैं, देखिए ये रोल ऑफ ग्राम सभा तो क्या है, टू लिस्ट डाउन द वर्कर्स प्रायोरिटी वाइज विद रिस्पेक्ट टू द पोटेंशियल ऑफ लोकल एरिया, मॉनिटर्स द वर्क एग्जीक्यूटेड विद इन द ग्राम पंचायत, act as a primary forum for social audit, also work as a platform to resolve all the workers' queries related to MG नरेगा work। ग्राम पंचायत का क्या है, इट इज़ ऑथोराइज विद द रोल टू रिसीव द जॉब एप्लीकेशन, आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन इट इज रिस्पॉन्सिबल टू वेरीफाई दम, ऑल हाउस होल्ड्स आर रजिस्टर्ड बाय द ग्राम पंचायत, MG नरेगा जॉब कार्ड आर इशूड बाय द ग्राम पंचायत, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू अलॉट वर्क विद इन द 15 days फ्रॉम द एप्लीकेशन सबमिशन, प्रिपेयर्स एन एनुअल रिपोर्ट दैट कवर्स अचीवमेंट ऑफ द स्कीम। रोजगार दिवस भी ये करेगा, इसमें भी ये बोला गया, वंस अ मंथ। Which among of the following is correct? A whip is an unofficial of a political party who acts as a party's enforcer inside the Legislative Assembly or House of Parliament. India inherited the concept of whip from American parliamentary system. And your options are A only, B only, both है ना। पहला कह रहा है कि whip एक unofficial political party का unofficial होता है जो कि as a party enforcer काम करेगा असेंबली में भी और या पार्लियामेंट में। इंडिया ने ये कॉन्सेप्ट आपका अमेरिकन पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया है। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ए ओनली, बी ओनली, बोथ है नन, एंड आंसर विल बी नन। दोनों गलत हैं। दोनों गलत इसलिए हैं क्योंकि ये पहली बात आपका अनऑफिशियल नहीं होता है, दूसरी बात ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्या है ये, बेसिकली विप क्या होता है ना, ये ऑफिशियल एक पद भी हो सकता है, कोई ऑफिस भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि आपका ये एज अ पार्टी एनफोर्सर होगा, एनफोर्सर इन द सेंस कि मान लीजिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, सो पार्टी चाहती है कि उनके सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो हाउस में उनके ही फेवर में जिस डायरेक्शन में वो बोल रहे हैं एक ही सुर में क्या करें, वोटिंग करें, एक ही सुर में बात करें, सो वो विप जारी करते हैं। इस तरीके की चीज़ें इसमें यहाँ पे काम आती हैं। पार्टी अपॉइंट अ सीनियर मेंबर फ्रॉम देयर अमंग दिस हाउ टू इशू अ विप, तो जिसे चीफ विप कहा जाएगा, फिर उसके साथ उसको एडिशनल विप भी दिया जाता है। कॉन्सेप्ट आपका ये ब्रिटेन से लिया गया है। लेजिस्लेटर को आपका डिस्क्वालिफिकेशन फेस करना पड़ सकता है अगर वो विप को डिसोबे करे। याद रखिएगा, यहाँ पे आपके टेंशन में डिस्क्वालिफिकेशन में आपने देखा होगा तो वहाँ पे एक विप का भी है कि अगर वो पार्टी की विप के अगेंस्ट वोट करते हैं सो वहाँ पे वो डिस्क्वालिफिकेशन भी फेस कर सकते हैं अनलेस नंबर ऑफ लॉ मेकर डिफाइन विप इज़ 2/3। लेकिन तब भी करेगा अगर 2/3
मेंबर ही जो पार्टी के हैं वो ही एक ही सुर में ना बोल रहे हैं या फिर हाँ बोल रहे हैं और अपनी विप के अगेंस्ट वोट कर रहे हैं तो उन पर डिस्क्वालिफिकेशन लगेगा। बाकी जो आपका डिसीजन है वो तो आपका क्या होगा, जो स्पीकर ऑफ द हाउस है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस है, वो उसको जज करेगा। लिमिटेशन क्या है विप की कि कुछ स्पेशल केसेस हैं, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो वहाँ पे जो एमपी है या एमएलए है वो विप के अकॉर्डिंग वोट नहीं करेंगे, वहाँ पे उनको विप जारी नहीं करी जा सकती, ये इंपॉर्टेंट है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एडजॉर्नमेंट साइन डाई, सस्पेंड द वर्क इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम विच मे बी आवर डे और वीक। Adjournment means terminating a sitting of parliament for an indefinite period and your options are A only, B only, both and पहला कह रहा है कि adjournment sign टाइम सस्पेंड करता है वर्क को स्पेसिफाइड टाइम के लिए, कुछ आवर के लिए या दिन के लिए या वीक के लिए। adjournment जो है वो सिटिंग को ही टर्मिनेट कर देता है इंडेफिनिट पीरियड के लिए। आंसर होगा नन, दोनों गलत हैं क्योंकि ऊपर नीचे कर दिया गया था। एडजॉर्नमेंट मतलब आपका सिटिंग को स्पेसिफाइड टाइम के लिए सस्पेंड करना होगा, लेकिन एडजॉर्नमेंट साइन डाई मतलब होगा कि सिटिंग को ही टर्मिनेट कर दिया और इनडेफिनेट पीरियड के लिए कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे पावर ऑफ एडजॉर्नमेंट एज पर एडजॉर्नमेंट साइन है, ये किस पे लाई करती है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे पावर है ये। फिर एक और चीज़ आती है यहाँ पे प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन क्या होता है? क्या प्रेसिडेंट इससे नोटिफिकेशन इशू करेगा कि जब भी हाउस का बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा, बिजनेस कंप्लीट मतलब उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया तो वहाँ पे प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेगा और प्रोरोगेशन सेशन का अनाउंस करेगा। ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि प्रेसिडेंट इसको तब भी कर सकता है जब हाउस ऑलरेडी सेशन में हो और उसका बिजनेस कंप्लीट ना हुआ हो। डिसोल्यूशन क्या होगा? ओनली लोकसभा सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, राज्यसभा क्योंकि परमानेंट हाउस हो तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। डिसोल्यूशन मतलब वो जो अब बची हुई लाइफ है हाउस की उसको भी हमने ख़त्म कर दिया और अब जो होगा अब नया हाउस आएगा, कब? जब नया जनरल इलेक्शन होंगे उसके बाद। प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डिसॉल्व द लोकसभा, राज्यसभा तो नहीं हो सकती है। Which among of the following is correct? Currently under the RPA Act, lawmakers cannot contest election only after their conviction in criminal case. Section 8 of RPA Act 1951 disqualifies person convicted with a sentence of 5 years or more contesting election. ऑप्शन है ए ओनली, बी ओनली, बोथ है। पहले कह रहा है कि अभी जो आरपीए एक्ट है उसमें लॉ मेकर्स को आपका इलेक्शन कंटेस्ट करने की पावर नहीं है अगर आफ्टर कन्विक्शन इन अ क्रिमिनल केस। दूसरे में कह रहा है कि जो आपका 1951 का एक्ट है उसमें आपका ये कहा गया है कि अगर 5 साल से उससे ज़्यादा का क्या है कन्विक्शन हो तो वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता है। आंसर होगा ए ओनली, से पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है कि अभी जो है अगर कोई कन्विक्टेड है, या देखिए वर्ड कन्विक्शन वर्ड यहाँ पे है, ट्रायल में है तो नहीं होगा, बट अगर वो कन्विक्टेड है क्रिमिनल केस में तो वो आपका इलेक्शन नहीं कर सकता है कंडक्ट। लेकिन दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 साल, 5 साल नहीं 2 साल है, तो 2 साल या उससे ज़्यादा का पीरियड से कन्विक्शन अनाउंस किया गया है तो वो इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर सकता है। बट दोज अंडर ट्रायल कंटिन्यू टू बी एलिजिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द फैसिलिटीज ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन? Duty free import, domestic procurement of goods for development, operation and maintenance of SEZ units, income tax exemption on the export income, exemption from minimum alternate tax, all of the above, and our answer will be डी, ऑल ऑफ द अबव। SEZ होते क्या है? बेसिकली ये जोग्राफिकली डिलिनिएटेड एनक्लेव्स होते हैं, एरिया होते हैं जो पर्टिकुलरली बिजनेस को डेडिकेटेड होंगे, ट्रेड को डेडिकेटेड होंगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और क्योंकि वो पर्टिकुलरली इन चीज़ों को डेडिकेटेड है तो उनके पास कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होंगे। अब ये स्पेशल प्रिविलेजेस क्या होंगी? ये स्पेशल प्रिविलेजेस ये होंगी कि उनको ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स फॉर डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ SEZ, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन होगा, एग्जेम्पशन फ्रॉम मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा सेंटर एंड स्टेट लेवल पे। बाकी इसके ऑब्जेक्टिव आप इसको और पढ़ सकते हैं, इम्प्लाइड है। डैश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन सी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, पंजाब, एंड आंसर इज ए, महाराष्ट्र। प्रोटेक्शन ऑफ जिराफ इन IUCN रेड लिस्ट इज क्या है? एंडेंजर्ड, वनरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एंड आंसर विल बी बी, वनरेबल। लास्ट क्वेश्चन आज का, कान्हा टाइगर रिजर्व इज इन, कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, एंड आंसर विल बी सी, मध्य प्रदेश। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।